क्वेश्चन नंबर 71, इसमें यह बोला इसने दो ब्लॉक्स हैं, मासेस आर m1 एंड m2। पुली पर से ये रस्सी पार हो रही है, इससे ये दोनों ब्लॉक बंधे हुए हैं और ये पुली लटकी हुई है एक एलिवेटर के अंदर। अब अगर एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट हो जाए, उसने W0 बोला है, हम A0 ले लेते हैं। A0 एक्सेलरेशन से अगर ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो जाए तो आपको बताना है m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा एलिवेटर के शाफ्ट के रेस्पेक्ट में और खुद इस एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। तो एलिवेटर का जो शाफ्ट होता है वो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिक्स होता है, मतलब यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर। तो देखो इसमें क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में पहले कैलकुलेशन कर लो। हम ये मान लेते हैं कि m1 बड़ा है m2 से, ठीक है। नीचे लगेगा m1g और इस पर लगेगा m2g। अब ऊपर है एक्सेलरेशन, तो अगर एलिवेटर से देखेंगे तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये लग गया स्यूडो फोर्स m1a0, इस पर भी लगेगा m2a0। तो देखो इधर खींचने वाले फोर्सेस ये हैं और अपोज करने वाले ये दोनों फोर्सेस इधर हैं। तो एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक का, इसका नीचे a और इसका ऊपर a, ये एक्सेलरेशन क्या बनेगा m1g प्लस m1a0 माइनस m2g माइनस m2a0 अपॉन m1 प्लस m2, ये बन जाएगा। मतलब कि दिस इज m1 माइनस m2 g प्लस a0 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन है m1 का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये हम मान करके चलें यहाँ पर m1 बड़ा है, m1 छोटा भी हो सकता है, उसने तो बताया नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो m1 को बड़ा जब हमने माना तो हमें उसका एक्सेलरेशन नीचे मिल रहा है और इतना मिल रहा है और ये a है। आप इसमें ऐड कर दो, एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऐड कर दो, तो ऐड करके आपको जो मिलेगा वो होगा m1 का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। a में ये उल्टा वेक्टर ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा a माइनस a0, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन। सो दिस इज a माइनस a0। ये आपके सामने a लिखा है, इसमें से a0 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया। आप चाहो तो ऐसे ही m2 का भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन एक बात ये समझ लो, अगर ऐसा हो जैसे m1 मान लो हमने हल्का मान लिया और m2 भारी है, तो m2 नीचे आएगा, m1 ऊपर जाएगा। अब ऊपर जो जाएगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो यही बनेगा, फ़र्क ये हो जाएगा कि ये m2 प्लस हो जाएगा और m1 माइनस हो जाएगा। m2 भारी है ना इसलिए, और अब इस a की डायरेक्शन ऊपर होगी। नाउ द लेफ्ट इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड विद a0। तो आपने a तो कैलकुलेट कर लिया, m1 का ऊपर की ओर है, इतना है। इसी a में आप ये a0 ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन, तो आपको मिल जाएगा m1 का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दिस इज a प्लस a0। ये a है, इसमें a0 ऐड कर दो, कैलकुलेशन करना आपको आता है वो आप कर सकते हो अपने आप, ठीक है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द पुली ऑन द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। तो उसको भी देख लो कैसे करोगे। देखो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के अंदर बैठ जाओ, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में देखो। फोर्स तो इस पर डिपेंड करेगा नहीं कि आप एलिवेटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, वो आप कहीं भी किसी के भी रेस्पेक्ट में देखो, फोर्स तो जितना है उतना ही आएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जब हम यहाँ पर बैठ करके देख रहे हैं तो हमें इसका एक्सेलरेशन मिला है a नीचे की ओर और इसका एक्सेलरेशन मिला है ऊपर की ओर a और एक्सेलरेशन इस लिफ्ट का ऊपर की ओर है a0। अब देखो m1 पर एक तो m1g लग रहा है और एक m1 a0 0 फोर्स लग रहा है, बाकी एक रस्सी में टेंशन लगेगी T और ये नीचे जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ m1 के लिए इक्वेशन लिखना चाहें, न्यूटन्स लॉ m1g प्लस m1a0 माइनस t, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। वो जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर यूज़ कर लो, इससे आपको टेंशन T मिल जाएगा और जितना टेंशन यहाँ पर होगा उसका डबल टेंशन यहाँ पर होगा। तो पुली ने लिफ्ट की, एलिवेटर की सीलिंग को पकड़ के नीचे खींचा, बताओ कितने फोर्स से खींचा, 2T फोर्स से, एंड दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में ये बोल रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसका इंक्लिनेशन है अल्फ़ा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। ये ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है और इधर एक ये रस्सी का दूसरा एंड जो है वो पुली से बंधा है। यहाँ पर ये मासलेस पुली है, एक ब्लॉक इधर है और ये एंड फिक्स है,
अब आप यहाँ पर दीवार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स करना बस बेसिकली। तो ये रस्सी का एंड जो है वो यहाँ पर फिक्स है। अब इस ब्लॉक का मास इस ब्लॉक से ईटा टाइम्स है उसका। आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो भी आपको बताना है। तो चलो पॉसिबल केसेस हम आपको पहले बता देते हैं। देखो, एक केस तो बाउंड्री केस ये बनेगा कि ये दोनों रुके रह जाएं, फिर उसके अलावा एक केस ये बनेगा ये नीचे जाए और वो ऊपर जाए, या फिर तीसरा पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये ऊपर जाए और ये नीचे जाए। बाउंड्री केस जब ये दोनों बैलेंस्ड होंगे, रुके रहेंगे, ये कब बनेगा? ये तब बनेगा, इसको खींचने वाला कौन है? mg sin अल्फ़ा। अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब रस्सी की टेंशन भी इसी के बराबर है और वही टेंशन यहाँ पर भी है। अब अगर यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी? T/2। तो इस पर लगेगा T/2 और वो बैलेंस करेगा इसके वेट को। तो T/2 इसके बराबर होना चाहिए और T आपको पता है ना इसके बराबर है। ये है T, ये है T/2 और T/2 इसके बराबर होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों ब्लॉक रुके रहें। इसका मतलब ये तब होगा जब ईटा हो जाएगा sin α/2। इस केस में ये दोनों ब्लॉक रुके रहेंगे। और अगर ईटा इससे बड़ा हो गया, ईटा बड़ा हो गया तो ये मास ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये नीचे आएगा और वो ऊपर जाएगा। और अगर ईटा इससे कम हो गया तो ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा। अच्छा चलो हम मान लेते हैं कि ईटा इससे बड़ा है, sin α/2 से बड़ा है। ईटा इतना है कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। ओके फाइन। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम टेंशन T मान लेते हैं, तो ये भी T हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा। अब देखो एक बात तो आप जानते ही होंगे कि अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A से तो ये पुली नीचे चलेगी एक्सेलरेशन A से। अब ये एंड फिक्स है तो ब्लॉक चलेगा नीचे एक्सेलरेशन 2A से। कॉन्स्टेंट मोशन में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो ब्लॉक चलेगा 2A से नीचे। इस ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, नेट फोर्स, दिस फोर्स वेट माइनस द टेंशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। अच्छा इस ब्लॉक को देखो, इस पर ऊपर की ओर क्या लग रहा है? 2T लग रहा है, नीचे ये लग रहा है और एक्सेलरेशन कितना है? A। सो 2T माइनस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, आपको A भी मिल जाएगा और T भी मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना उसने इसका एक्सेलरेशन पूछा है तो आंसर आपको देना है 2A। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 में उसने बोला है ये ब्लॉक है m0 मास का स्मूथ सरफेस पर रखा है। अब ये पुली मासलेस है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो आपको बताना है ये m1 का एक्सेलरेशन कितना होगा। m1 का एक्सेलरेशन बताना है। ये स्मूथ सरफेस है और ये भी बोला है कि यू हैव टू लुक इनटू द पॉसिबल केसेस। तो देखो क्या होगा, हो सकता है कि m2 m1 से बड़ा हो जाए। अगर बड़ा होगा तो m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर जाएगा पुली के रेस्पेक्ट में, लेकिन पुली खुद नीचे आएगी क्योंकि ये राइट में जाएगा। रस्सी टाइट है ना, ये सब रस्सियाँ टाइट होंगी तो ये राइट में चलेगा, तो पुली खुद नीचे आएगी। पुली के नीचे आने का इफेक्ट m1 को नीचे ले जाना चाहेगा और m2 के नीचे जाने का इफेक्ट m1 को ऊपर ले जाना चाहेगा। ये दोनों इफेक्ट हैं और इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी बनेंगी, दे विल बी डिसाइडेड बाय द मासेस ऑफ द ब्लॉक्स। सो देयर कंबाइंड इफेक्ट वो ये पड़ेगा m1 पर। हो सकता है m1 ऊपर जा रहा हो सकता है वो नीचे जा रहा हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हो सकता है वो कहीं ना जा रहा हो। ठीक है, डिपेंड करेगा, सब मासेस पर डिपेंड करेगा। m2 को देखो, m2 m1 से बड़ा है, तब की हम बात बता रहे हैं पॉसिबल केसेस में। अगर m2 बड़ा है m1 से तो m2 को तो नीचे जाना है क्योंकि m1 हल्का है। दूसरी बात, ये राइट में जाएगा, पुली नीचे आएगी तो उस वजह से भी इसको नीचे जाना है। तो दोनों इफेक्ट इस पर मिल जाएंगे तो ये नीचे ही जाएगा। अगर m2 m1 से बड़ा है वो कितना भी बड़ा हो नीचे ही जाएगा। और ऑब्वियसली इसको राइट में ही जाना पड़ेगा, m0 कितना भी हो, m0 तो राइट में जाएगा ही जाएगा। इसी तरीके से आप उल्टा सोच लो, अगर m1 m2 से बड़ा है तो सोच लो आप m1 को तो नीचे जाना है, m2 को तो ऊपर जाना है। आप पुली के रेस्पेक्ट में, पुली नीचे आएगी, वो m2 को नीचे लाना चाहेगी। अब ऊपर जाना चाहता है बिकॉज ऑफ m1, नीचे जाना चाहता है बिकॉज ऑफ पुली, तो m2 ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, हो सकता है रुका रह जाए। क्या होगा एग्जैक्टली, दैट डिपेंड्स अपॉन द मासेस। और m1 को नीचे जाना है क्योंकि वो m2 से ज़्यादा है, बाकी पुली नीचे जा रही है, उसको नीचे जा रही है तो उसको भी नीचे ले जाना चाहेगी। तो द टू इफेक्ट्स विल कंबाइन टुगेदर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो m1 तो नीचे जाएगा ही जाएगा अगर वो m2 से बड़ा है, और बाकी m0 तो राइट में जाएगा ही। अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि m1 m2 से बड़ा है। इसके हिसाब से हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या।
मान लो कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट में है ए नॉट और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये जो भी एक्सेलरेशंस हैं ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो देखो इस ए का असर क्या पड़ेगा, इस पर ए पड़ जाएगा, और उस ए नॉट का असर, पुली का सेंटर ए नॉट से आएगा ना, उसका असर इस पर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टू ए नॉट। तो ए और ए नॉट और ए मान लिया जब आपने, तो आपको इसका एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंटली मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका एक्सेलरेशन आप लिखेंगे ए प्लस टू ए नॉट। तो हमने अभी तक वेरिएबल कितने लगाए हैं, ए लगाया है और ए नॉट लगाया है, और देखो हम यहाँ पर रस्सी की टेंशन टी मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t। तो तीसरा वेरिएबल हमने और लगा दिया। 3 वेरिएबल्स, हमें 3 इक्वेशन बनाना पड़ेंगे और वो 3 इक्वेशन इन 3 ब्लॉक से आ जाएंगे। इसके लिए देखो ये 2t लग रहा है ना, पहला इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस ब्लॉक को देखो नीचे जा रहा है, नीचे m1g लगेगा और ऊपर t लग रहा है। सो m1g नीचे, t ऊपर, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा m2 को देखो, ऊपर t लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है, ऊपर चल रहा है ये ब्लॉक। सो t माइनस m2g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये लो, ये 3 इक्वेशन बन गए। इन 3 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपको t मिल जाएगा, a मिल जाएगा, a नॉट मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो आंसर देना है दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m1, वो इतना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74, इसने बोला है इसमें एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M और जिसकी लेंथ है L, एक रस्सी से बंधी है, मासलेस रस्सी से, और रस्सी के दूसरे साइड में यहाँ पर एक बॉल है। ये जो बॉल है ना, इसमें एक होल है और उस होल के थ्रो ये रस्सी पार हो रही है, पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस। बॉल के थ्रो एक होल है, बॉल में एक होल है जिसके थ्रो एक रस्सी पार हो रही है, और रस्सी और बॉल के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, थोड़ा सा कुछ फ्रिक्शन है। यू हैव टू फाइंड दैट फ्रिक्शन अंडर द कंडीशन दैट हमने एक साथ दोनों को रिलीज़ कर दिया। शुरू में स्टार्टिंग जब रिलीज़ किया है तो ये बॉल इसके लोअर एंड के ठीक सामने है, फिर टी टाइम के बाद यही बॉल इस एंड के सामने होगी, ये गिवन है। सो अगर ये गिवन है तब फिर आपको बताना है व्हाट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द बॉल। गिवन है, अच्छा इसका मास स्मॉल m है और रॉड का मास बॉल के मास से ज़्यादा है। ठीक है, ओके फाइन। अब देखो क्या होगा, अगर ये टाइटली बंधा होता रस्सी से तो जितने से ये नीचे जाता उतने से ये ऊपर जाता, और ऑब्वियसली रॉड नीचे जाती क्योंकि रॉड भारी है। लेकिन ये टाइटली बंधा हुआ नहीं है, होल से ये रस्सी पार हो रही है, थोड़ा सा फ्रिक्शन तो लगेगा, एकदम फ्री फॉल तो नहीं होगा, बांधा तो नहीं है लेकिन फ्री फॉल भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन। तो लेकिन रॉड को तो नीचे ही जाना है ना। अच्छा रॉड तो नीचे जाएगी क्योंकि भारी है, अच्छा रॉड नीचे जाएगी। अब बॉल जो है अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहेगी और रस्सी ऊपर जा रही है, तो रस्सी बॉल पर जो अंदर में होल होगा ना, अंदर साइड से इस पर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगाएगी। तो बॉल पर ऊपर की ओर एक फ्रिक्शन लग रहा है अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, यू हैव टू फाइंड दैट फ्रिक्शन। अब ये नहीं पता कि ये फ्रिक्शन है कितना, अगर ये फ्रिक्शन इसके वेट से ज़्यादा हो जाए तो फिर ऊपर चलेगी ये बॉल, और अगर वेट से कम हो जाए तो नीचे चलेगी, और हो सकता बराबर बैठ जाए तो रुकी भी रह सकती है। तो बॉल के लिए तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हो सकता ऊपर जाए, हो सकता नीचे जाए, हो सकता यहीं पर रह जाए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं। इन एनी केस ये रॉड नीचे आएगी, और अगर बॉल नीचे भी आ रही है तो वो उतना तेज़ी से नीचे नहीं आएगी क्योंकि उसने बोला है कि बॉल को इसके अपर एंड पर जाना है। तो रॉड नीचे गिरते गिरते कुछ नीचे आ गई और बॉल यहाँ पर है इसके अपर एंड के ठीक सामने। अब एक्चुअल प्रोसेस तो ये हुआ है कि रॉड तो नीचे आई है, लेकिन बॉल के केस में हो सकता है कि बॉल ऊपर गई हो, बॉल यहाँ पहुँच गई हो और रॉड यहाँ पर आ गई हो, तो ये देखो अपर एंड के सामने। हो सकता है कि बॉल नीचे आई हो, यहाँ पर आ गई हो, और तब रॉड जा करके यहाँ पर आई हो। ठीक है ना। तो देखो होता क्या है,
आप कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लो, उससे आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो एज्यूम करेंगे अगर उससे अलग हट करके कुछ हो भी रहा है तब भी आपका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा। आप कुछ भी एज्यूम कर लो, बॉल को आप मान लो ऊपर चल रही है, मान लो कि नीचे चल रही है, दोनों ही केस में आपको आंसर सेम मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये बॉल ऊपर चल रही है, सपोज दैट। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल पर देखो फ्रिक्शन कुछ लगा, और इनफैक्ट यही फ्रिक्शन हमें फाइंड करना है। बाकी इसका वेट लगा, अब इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा? ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा इधर देखो, अगर बॉल पर फ्रिक्शन F लगा तो ये तो रस्सी ने लगाया ना, तो उसका रिएक्शन बॉल रस्सी पर रगड़ करके, जैसे ये पेन है, अब हम इसको पकड़ लिया, अब रगड़ करके जब ये निकलेगा, रस्सी निकल रही है, ठीक है ना, यूं रगड़ के निकलेगी, तो रस्सी बॉल पर ऊपर फोर्स लगाएगी तो बॉल रस्सी पर नीचे की ओर फ्रिक्शन लगाएगी। तो रस्सी पर जितना फ्रिक्शन लगाएगी, रस्सी को पकड़ करके बॉल नीचे खींचेगी, फ्रिक्शन जितना फ्रिक्शन लगा उसी के बराबर फोर्स से ये खींचेगी। और अगर ये फ्रिक्शन F लग रहा है, इसका मतलब रस्सी में टेंशन भी इसी फोर्स के बराबर हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। नाउ सी दिस रॉड, रॉड पर ऊपर लगा फ्रिक्शन के बराबर टेंशन, हम इसको T लिख देते हैं, ना तो कहीं आप इसको फ्रिक्शन ना समझ लो। और एक लग रहा है इस पर वेट। अब ये रॉड नीचे चलेगी, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, मान लो A1 है, तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं? रॉड का वेट नीचे की ओर माइनस ऊपर की ओर टेंशन अपॉन रॉड का मास। ये हो गया रॉड का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया रॉड का एक्सेलरेशन और बॉल का एक्सेलरेशन, ये दो आपके सामने लिखे हुए हैं। बॉल को हमने ऊपर जाता हुआ माना है और रॉड को नीचे जाता हुआ, वो तो नीचे वैसे भी जाएगी, मास ग्रेटर है। इनिशियल सिचुएशन ये है, कुछ रॉड चलेगी कुछ बॉल चलेगी, तो रॉड यहाँ पर आ गई और बॉल यहाँ पर आ गई, अपर एंड के सामने आ गई। ये चली रॉड चली S1, अपर एंड यहाँ से यहाँ तक आ गया, उसका कोई भी पॉइंट होगा वो S1 ही चलेगा। और बॉल ऊपर की ओर चल रही है S2, टाइम कितना लगा? T टाइम पर उस एंड के सामने आ गया है। ओके, तो T टाइम पर S1 कितना होगा रॉड के लिए? UT प्लस हाफ AT²। और S2 कितना होगा बॉल के लिए? UT प्लस हाफ AT²। और S1 प्लस S2 ये क्या हो जाएगा? रॉड की लेंथ। S1 कितना है? A1/2 इंटू T², दिस इज A2/2 इंटू T²। T²/2 कॉमन ले लो ना, दिस इज A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। ठीक है, बस अब आपको क्या करना, ये इक्वेशन है, इससे आपको F मिल जाएगा, फाइंड कर लो F, जो उसने पैरामीटर्स दिए उनके टर्म्स में आपको F मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में ये बोल रहा है कि इस रॉड का मास है M, तो फिर रॉड, ये बॉल का मास है उसका 1.8 टाइम्स 1.8 M, रॉड की लेंथ है L 1 मीटर। अब इस पोजीशन से इस पूरे सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया गया। कितने टाइम के बाद ये बॉल रॉड के अपर एंड पर पहुंच जाएगी, उसके अपर एंड के लेवल में पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि रॉड को ऑब्वियसली नीचे जाना है, बॉल को ऊपर जाना है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, देखो ये mg से खींचेगा, इसको रोकने के लिए बॉल का मास कितना होना चाहिए? अगर mg से खींच रहा है तो यहाँ पर टेंशन mg होना चाहिए रोकने के लिए। अब ये mg, तो यहाँ पर टेंशन 2mg, तो यहाँ पर टेंशन 2mg होना चाहिए और बॉल भी रुका होना चाहिए। इसका मतलब बॉल का मास कितना होना चाहिए? 2m। तो अगर 2m से ज़्यादा है तो बॉल नीचे जाएगी और 2m से कम है तो बॉल ऊपर जाएगी। तो बॉल का मास 2m से कम है तो बॉल ऊपर एक्सेलरेट होगी, रॉड नीचे जाएगी। अगर रॉड का एक्सेलरेशन है a, एक काम करते हैं हम बॉल का एक्सेलरेशन a ले लेते हैं। बॉल का एक्सेलरेशन अगर a है ऊपर, तो रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की ओर बनेगा 2a। ये a से चलेगा तो ये पुली नीचे जाएगी a से, तो रॉड नीचे जाएगी 2a से। अब देखो यहाँ पर आप टेंशन T मान लो, तो ये हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा 2T। बॉल को देखो, बॉल के हिसाब से अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं, दिस इज 1.8 mg। ठीक है, तो बॉल ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a के साथ, नेट फोर्स
इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी दिस रॉड पर नीचे लग रहा है उसका वेट mg, ऊपर लग रही है ये टेंशन T, और रॉड नीचे जा रही है 2a एक्सेलरेशन से। तो रॉड के लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, आपको T मिल जाएगा और A मिल जाएगा। तो A आपको मिल गया। अब देखो क्या होगा, रॉड का एक्सेलरेशन है 2a और बॉल का एक्सेलरेशन है a। इसका मतलब बॉल का एक्सेलरेशन रॉड के रेस्पेक्ट में देखा जाए, ये 2a से चल रहा है, बॉल a से चल रहा है, तो रॉड के रेस्पेक्ट में ये बॉल ऊपर चलेगा 3a से। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और जब आप रॉड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो फिर रॉड रुका हुआ माना जाएगा। ये बॉल ऊपर चल रही है विद दिस एक्सेलरेशन 3a, तो इसको L से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, इससे आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, रॉड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो रॉड के रेस्पेक्ट में बॉल को L चलना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ बॉल चलेगी कुछ रॉड चलेगी। हमने रिलेटिव मोशन कंसिडर करी, उसके हिसाब से ये लिखा है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।